सभी का देख रहे हैं आप उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको दे दें, धामी सरकार कोविड से जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को अब आर्थिक सहायता देने जा रही है। 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता उन परिवारों को दी जाएगी जिन्होंने अपनों को कोविड काल में कोरोना के कारण खोया है। मुख्यमंत्री धामी ने बयान दिया है, कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता अब दी जाएगी। परिवार वालों को 50-50 हजार की मदद देगी धामी सरकार। कोरोना के कारण जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को यह आर्थिक सहायता दी जाएगी। उधर सीएम धामी ने बागेश्वर का दौरा किया। इस दौरान सीएम धामी ने 17 विभागों के 94 करोड़ 24,23,000 हजार की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय परिसर से सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कैंपस का शुभारंभ किया, तो वहीं जिला चिकित्सालय में आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया। हमने कार्यक्रम तय किया हुआ है, सभी जगह जाएंगे, जन सुनवाई करेंगे, जनता के बीच में उनसे संवाद करेंगे और जो जरूरी काम है वो काम कर रहे हैं। कुछ कामों को प्रस्ताव में डाल रहे हैं, कुछ योजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं, उनका लोकार्पण भी कर रहे हैं और एक जो कार्य संस्कृति है हमारा सरलीकरण, समाधान और विस्तारीकरण, उसका भी उस काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए हमने उनका जो किराए का जो पैसा था जितना भी जो है उसको हमने कल देने में कैबिनेट में फैसला किया। यशपाल आर्य के भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने के बाद उनके यमुना कॉलोनी सरकारी आवास को भी खाली कराया जा रहा है। राज्य संपत्ति विभाग की देखरेख में आर्य के सरकारी आवास को खाली कराया गया। इस दौरान उनके निजी सामान को वहां से शिफ्ट कराया जा रहा है। यशपाल आर्य इसी आवास में रह रहे। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनका यमुना कॉलोनी में जो आवास है, जो सरकारी आवास था, उसको खाली करने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि वो भाजपा में थे और भाजपा में ही कैबिनेट मंत्री भी थे। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी यशपाल आर्य कैबिनेट मिनिस्टर थे और इसी आवास में रहते। तकरीबन यहाँ पर वो 10 साल तक रहे हैं। उसके बाद अब इस आवास को खाली कराने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि वो अब भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यमुना कॉलोनी आवास जो सरकारी आवास है राज्य संपत्ति विभाग का, उसको खाली कराया जा रहा है। जो उनका निजी सामान था उसको यहाँ से ले जाकर अपने प्राइवेट आवास पर वो रख रहे हैं। राज्य संपत्ति विभाग के तमाम अधिकारी यहाँ आए थे और जो भी राज्य संपत्ति विभाग का सामान था उसका उन्होंने चेकअप किया है, यहीं पर उसको छोड़ा जा रहा है। उसके अलावा जो उनका अपना निजी सामान है उसको यहाँ से ले जाकर वो डिफेंस कॉलोनी में शिफ्ट किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि क्योंकि कैबिनेट मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो स्वीकार भी हो गया है। उसके बाद अब यमुना कॉलोनी सरकारी आवास से उनके सभी सामान को शिफ्ट किया जा रहा है और ये भी लगभग कहा जा सकता है कि क्योंकि यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब कुमाऊं क्षेत्र में चले गए हैं, वहां पर वो कांग्रेस के जनाधार को बढ़ाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। उसके साथ साथ ही जो ऐसे लोग हैं जो यशपाल आर्य के साथ 2016 में भाजपा में शामिल हुए थे, उनकी भी अब ये खबरें हैं कि वो भी अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल उनके यमुना कॉलोनी आवास को खाली किया जा रहा है, यहाँ से शिफ्टिंग की जा रही है। उसके बाद अब देखना होगा कि कौन कौन नेता और भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हैं। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी। उधर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह विकासनगर के दौरे पर रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों से आम आदमी परेशान है और इसीलिए किसान और नौजवान सड़क पर है। प्रीतम सिंह ने यह भी दावा किया कि उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। किसान सड़क पर, नौजवान सड़क पर, महंगाई चरम पर, कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है। लोकायुक्त जो है 4.5 साल से ज़्यादा का कार्यकाल हो गया, अभी तक नहीं आया है। हरिद्वार में कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ उससे आप भलीभांति भीगी है। वो कानून को लेकर के लोग सड़कों पर है, श्राइन बोर्ड को लेकर के सिर्फ पूरी सड़कों पर है। एक बात हो तो मैं कहूँ, बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। हमारा रोड मैप बहुत मजबूत है और इस मजबूत रोड मैप को जो है भाजपा तोड़ नहीं। मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ घोषणाएं और शिलान्यास कर रहे हैं, मगर कांग्रेस उन पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि भाजपा सरकार ने 4.5 साल में तो कुछ काम नहीं किया। अब चुनाव आते ही जनता को लुभाने के लिए घोषणाएं हो रही हैं। कांग्रेस ने कैबिनेट के फैसलों को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। इन्होंने लास्ट टाइम ये 2 महीने में आकर ये बढ़ाने का काम, और मात्र ना के बराबर, जबकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ना के बराबर उन्होंने एक ऊँट के मुंह में जीरा देने का काम किया है। और इसी प्रकार उपनल के माध्यम से आपने देखा होगा पूरे 4-5 सालों से लगातार
धरना प्रदर्शन सैंजारा रोड पर या धरना स्थल पर लगातार ऊपर बंदों हजारों की संख्या में बैठे रहे और लगातार धरना करते रहे। उनमें हम लोगों ने, कांग्रेस ने भी सहयोग करा। इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के प्रभारियों की नियुक्ति के जरिए टिकट के दावेदार तय कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का कहना है कि पार्टी ने चुनावों की रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। ऐसे में विधानसभा सीटों के लिए जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, मगर प्रभारी नियुक्त करने के साथ पार्टी के अंदर बगावत भी शुरू हो गई है। इसे लेकर राजपुर विधानसभा के आप कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि पार्टी के काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। निश्चित तौर पे वो टिकट के दावेदार हैं। पार्टी उनको इस तरीके से भी देख रही है कि वो भविष्य के प्रत्याशी हो सकते हैं और उनके ऊपर जिम्मेवारियां भी दे रहे हैं और उनके ऊपर ये भी कह रहे हैं कि आप जाके पूरी तरह से इस सीट को मैनेज कीजिए। तो हमारा ये मानना है कि जो भी लोग अच्छे सीटों को मैनेज करेंगे और बढ़िया तरीके से उस चीज़ों को आगे लेके जाएंगे वो निश्चित तौर पर प्रत्याशी बनेंगे। सड़क की मांग पूरी नहीं होने से नाराज थराली विधानसभा के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। नाखोली गांव के ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार ने इनकी सड़क की मांग पूरी नहीं की, 2022 में चुनाव में एक भी ग्रामीण वोट नहीं करेगा। नाखोली गांव के लोगों को परखाल सड़कोट मोटर मार्ग से 2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर अपने गांव तक पहुंचना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि 2017 में गांव तक पहुंचने के लिए सड़क भी मंजूर हो चुकी है, लेकिन सड़क अब तक बन नहीं पाई। हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी कोई मतलब माताएं, महिलाएं प्रसव पीड़ा वाली हो या बीमार आदमी हो, हमें डंडी कंडी की सारी रात हो दिन हो रोड तक पहुंचाना पड़ता है। इसमें हमने प्रथम चरण का पैसा उसमें दिया है, जो कि प्रथम चरण की किस्त हमारी जा चुकी है और प्रथम चरण के पैसे देने के बावजूद ही आज जो सर्वे चल रही है और सर्वे हो के भी हमारा जो कि विभाग से और फॉरेस्ट में आज डीएफओ के पास फाइल पहुंच चुकी है। न इसमें मगनलाल जी और न मुनी देवी जी इसमें कुछ कार्रवाई आगे का काम बढ़ा पाए और जिसका नतीजा है आज नाखोली में सड़क नहीं है और वो लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। ये लोग पूरी घोषणाएं करते हैं। उधर चंपावत के टनकपुर में मेडिकल स्टोर्स पर नशीली दवाइयों की शिकायत मिल रही थी और इसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां छापेमारी के लिए पहुंची। इस दौरान मेडिकल स्टोर पर गड़बड़ियां मिली। एक क्लिनिक में एक्सपायरी डेट की दवाई रखी गई, जिसे प्रशासन ने सीज कर दिया, जबकि 4 मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं का रिकॉर्ड सही नहीं मिला। इस पर 2-2 हज़ार के चालान की कार्रवाई की गई। उधर नैनीताल में मल्लीताल स्थित पंत पार्क में प्रशासन औचक छापेमारी के लिए पहुंचा। दुकानदारों में हड़कंप मच गया। शिकायत ये मिली कि दुकानदार साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। इसे लेकर दुकानदारों को अब हिदायत दी गई है। उधर धारचूला के दारमा वैली को जोड़ने वाली सड़क 115 दिन बंद रहने के बाद खोल दी गई है। सड़क खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली। सड़क बंद होने से दारमा वैली के दर्जनों गांव के ग्रामीणों के सामने आवाजाही की समस्या थी। यूसुफ और वरुण नाले के बीच में है। ये यूसुफ नाला यहाँ से लगभग। अगर आप चारधाम के दर्शन की सोच रहे हैं तो आपको जल्द ही चारधाम आ जाना चाहिए, क्योंकि अब चार धाम के कपाट बंद होने में महीने भर से कम का ही समय रह गया है। ई पास की बाध्यता खत्म होने के बाद अब बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों को काफी संख्या में देखा जा रहा है। ई पास खत्म होने के बाद से अब तक 29,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सत्तर के संग्राम में आज आपको दिखाएंगे हरिद्वार की सबसे हॉट सीट का सियासी गणित। हरिद्वार शहर से सीट से मदन कौशिक इस वक्त विधायक हैं। वैसे तो इस सीट पर पिछले 20 साल से मदन कौशिक ही राज करते आ रहे हैं, मगर इस बार जनता का मूड क्या है, बात इसी पर। हरिद्वार शहर विधानसभा सीट भाजपा का गढ़ रही है। यहां से मदन कौशिक लगातार चौथी बार विधायक है। करीब 20 सालों के विधायकी के कार्यकाल पर नजर डालें तो मदन कौशिक का ये किला हर बार अभेद है। राज्य गठन यानी 2000 के बाद से ही मदन कौशिक इस सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं। मदन कौशिक मौजूदा सरकार में करीब 4 साल तक शहरी विकास मंत्री रहे। अब वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राज्य गठन के बाद से मदन कौशिक ही इस सीट पर अपना कब्जा बनाए हुए।
2007 में मदन कौशिक प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक रहे थे, जबकि 2017 के चुनाव में वे सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले दूसरे नंबर के विधायक रहे थे। मदन कौशिक को लगता है कि जनता इस बार भी उनका ही साथ देगी। आज आप देखेंगे हरिद्वार में अगले 25 साल के लिए हमारे पास पानी पर्याप्त है। हमारे यहाँ देखेंगे आप बिजली की कहीं ट्रिप कोई बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाता होती है, 24 घंटे बिजली है। पानी हमारे पास है, सड़क स्थिति बहुत बेहतर है, अंडरग्राउंड हमारे पास गैस का काम हो, बड़े बड़े जितने हमारे अंडरपास की 2 समस्या थी उनका समाधान होगा। अच्छे अच्छे चौराहे हमने बनाए हैं। सुबह को वॉकिंग पॉइंट थे पहले, अब हमने 5 ऐसे बड़े बना दिए जहाँ सुबह को हजारों लोग सुबह टहलने जाते हैं। मदन कौशिक ने मौजूदा कार्यकाल में बिजली की अंडरग्राउंड लाइनें बिछवाई, तो वहीं कुंभ के दौरान कई पुल, सड़कें, सीवर लाइन और पेयजल लाइनों का जाल बिछाया गया। शहर की अधिकतर गलियों में नई सड़कें बनाई गई, लेकिन इस सब के बावजूद विकास की दृष्टि से अभी काफी काम होना बाकी, जिसके नाम पर जनता 2022 में वोट करेगी। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं कि जब 2017 का चुनाव हुआ था तो नतीजा क्या रहा था। 2017 के चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की थी और मदन कौशिक विधायक चुने गए थे। उन्होंने कांग्रेस के ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी को शिकस्त दी थी। और अब आपको दिखाते हैं कि विधायक मदन कौशिक का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। मदन कौशिक ने शहर में बिजली की अंडरग्राउंड लाइंस बिछवाई हैं, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कुंभ के दौरान हरिद्वार में कई फ्लाईओवर बने हैं, जिसका श्रेय भी मदन कौशिक को ही जाता है। हरिद्वार में मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी, मगर वो मांग अधूरी पड़ी है। इसके अलावा ज्वालापुर की कई कॉलोनीज में पेयजल की समस्या बनी हुई है। अस्पताल निर्माण, राजकीय डिग्री कॉलेज का वायदा अब तक अधूरा है। शहर में जल भराव की समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। हरिद्वार शहर से विधायक मदन कौशिक कह रहे हैं कि उन्होंने विकास के खूब काम किए हैं, मगर विपक्ष के नेता इन पर सवाल उठा रहे हैं। मेरी विधानसभा में अगर आप देखेंगे, जैसा स्टेडियम था, इंडोर आउटडोर दोनों स्टेडियम बनाए। एक हॉस्पिटल की दिक्कत थी, मेडिकल कॉलेज हमने स्वीकृत करा दिया। जो हमारा मेन हॉस्पिटल था वो हमने महिला का 30 बेड 130 बेड करा दिया। हमारे यहाँ CT स्कैन, MRI, इन सारी मशीनों की सुविधाएं हो गई। सेपरेटर यूनिट हमने लगा दी है। तो यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे हमने भूपतवाला में एक हॉस्पिटल स्वीकृत होगा। माननीय श्री मदन कौशिक जी से पूछना चाहता हूँ। और अब आपको दिखाते हैं कि हरिद्वार शहर विधानसभा क्षेत्र की जनता के क्या बड़े मुद्दे हैं। शहर में पार्किंग एक समस्या है, जो जनता के लिए बड़ा मुद्दा है। हरिद्वार धार्मिक लिहाज से महत्व रखता है, मगर पार्किंग की समस्या से लोगों को परेशानी होती है। बरसात के मौसम में सड़कों पर जल भराव होता है, जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। कुंभ मेला क्षेत्र में साफ सफाई नहीं होने से गंदगी फैली रहती है, इसका आज तक समाधान नहीं हो पाया है। सरकारी अस्पताल की कमी की वजह से मरीजों को काफी परेशानी होती है। जरूरत के हिसाब से अस्पताल नहीं है। मेला क्षेत्र में पानी की समस्या है। और अब आपको दिखाते हैं कि हरिद्वार शहर विधानसभा क्षेत्र की जनता विधायक जी को कितने नंबर देती है। पर एक मुख्य समस्या, मात्र छोटी समस्या, पार्किंग। अगर आप कहीं से भी आते हैं, आपको यहाँ पर सबसे पहली जिस चीज़ जूझना पड़ता है वो है पार्किंग। आप गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, उसकी कोई व्यवस्था, बहुत सुचारू व्यवस्था नहीं बन पाई है। तो यात्री आता है वो परेशान होता है। हरिद्वार की जनता माननीय प्रदेश मदन कौशिक जी के कार्य से बहुत संतुष्ट है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पूरे चौराहे का पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा सौंदर्यीकरण कराया हुआ है। कहीं भी ये निकलते हैं तो जो पहले गलियाँ टूटी पड़ी थी, सीवर लाइन नहीं थी, तो मैं तो देखता हूँ कि अभी मदन जी की और जरूरत है, काम तो हम तो संतुष्ट। 20 साल में 2 बार कुंभ पड़ा और 2 बार अर्ध कुंभ पड़ा। हरिद्वार स्वर्ग से सुंदर होना चाहिए था, जो कि आज तक वैसे का वैसे ही है, जैसा 98 में था, 96 में था, 92 में था। मदन जी ने पिछले 20 सालों में केवल हरिद्वार की जनता को जुमले बेचे हैं। कभी वो हर की पौड़ी से रोप पे चंडी देवी पहुँचा देते हैं, कभी वो नगर निगम के माध्यम से फार्म भरवाते हैं मकानों के लिए। विकास कार्य कुछ नहीं किया, ना ही उन्होंने एक हॉस्पिटल खुलवा पाया उत्तरी हरिद्वार की। लगभग पिछले 5-6 सालों से मांग है अस्पताल की।